समाधान ग्रुप एक नया वेंचर शुरू करने जा रहा है, एक नई परिभाषा लिखने जा रहा है। इस पूरी नर्चरिंग प्रोसेस है, जो हमारा इंक्यूबेशन प्रोसेस है, जो हम आज एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहे हैं, उसमें एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज तक आप हमारे अलग अलग चैनल्स, जो एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी है, जो उद्यमी है, उसके थ्रू आप जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स की आप नॉलेज पाते रहे हैं। आप लोगों ने जो है वो लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं हमारे। आप लोगों ने आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग आप लोग पर डे हमको देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे जरूरत हमको समझ में आई कि अगर आज हम हिंदुस्तान की बात करें, इस देश की बात करें, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन प्रोसीजर नहीं है। कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है, वो सारे आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस में यूज है, जिन चीजों का यूज है, जो डे टू डे की जरूरतें हैं आपकी, उनके बारे में जब तक आप बिजनेस करने आते हैं तो वो शायद ऑब्सलीट हो चुकी होती है या आप भूल चुके होते हैं। तो एक ऐसा चैनल की जरूरत थी जो हमारे मेंबर्स को, आपको, जो भी लोग बिजनेस में हैं और या नया बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा कोई जरूर सिस्टम चाहिए था और टू वे कम्युनिकेशन वाला चाहिए था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज की डेट में आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए। बिजनेस रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो आप जान सकते हैं। तो ये बिजनेस पाठशाला के नाम पे हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं और ये चैनल में जो इंटरेक्शन होगा वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। जूम के थ्रू डायरेक्ट लिंक भेजा जाएगा, जहां पे आप ज्वाइन करके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी बैंकिंग एक्सपर्ट से, किसी डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट से, किसी न किसी जो है वो एक्सपर्ट डोमेन, जिसका जो डोमेन है, उस डोमेन से अपनी नॉलेज को आप पा सकते हैं। ये हम डेली जो है वो मंडे टू फ्राइडे 5 डे रहेगा और जिसको हम फोर्टनाइटली पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 3 बजे से 5 बजे तक हम बिजनेस पाठशाला लगाएंगे। जब आपके बिजनेस का मॉडल ऐसे डिजाइन हुआ हो जिसमें आप समाज का उद्धार भी कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस से रेवेन्यू भी बना सकते हैं, ऐसे ही बिजनेस मॉडल को सोशल एंटरप्राइज कहा जाता है। सामाजिक उद्यम यानी सोशल एंटरप्राइज को बड़े हिस्से में डिफाइन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ये कॉन्सेप्ट आया है और अब तेजी Recording in progress. Please continue. सामाजिक जब आपके बिजनेस का मॉडल ऐसे डिजाइन हुआ हो जिसमें आप समाज का उद्धार भी कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस से रेवेन्यू भी बना सकते हैं, ऐसे ही बिजनेस मॉडल को सोशल एंटरप्राइज कहा जाता है। सामाजिक उद्यम यानी सोशल एंटरप्राइज को बड़े हिस्से में डिफाइन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ये कॉन्सेप्ट आया है और अब तेजी से विकसित हो रहा है। और सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट पारंपरिक व्यापार, सरकारी और एनजीओस की वर्किंग मॉडल्स के बीच की डिफरेंशियल बाउंड्रीज को भी समय के साथ ब्लर कर रहा है। अधिकांश एनजीओ संस्थाओं के विपरीत, जो अनुदान और दान पर निर्भर है, सोशल एंटरप्राइज से फिक्स्ड रेवेन्यू अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता और लाभ के अवसरों को अपनाते हैं। एक सफल सामाजिक उद्यम अपने संगठन के सामाजिक मिशन को बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यवसायिक उद्यम की उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए संतुलित बनाता है। नमस्कार, मैं सुगंध आनंद आईआईडी के इस सेशन बिजनेस पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज का विषय है सोशल एंटरप्राइज। और आज इस सेशन में हमारे साथ मौजूद है CS तृष्णा चौधरी, जो कि आज हमको सोशल एंटरप्राइज से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी से रूबरू करवाएंगी। ओवर टू यू CS तृष्णा चौधरी। तृष्णा चौधरी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर चुकी तृष्णा चौधरी जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में एसोसिएट मेंबर होने के साथ साथ फेडरल मोगल मोटर पार्ट्स इंडिया लिमिटेड में कंप्लायंस प्रोफेशनल भी हैं। अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण उन्हें पोल्का डॉट्स प्राइवेट लिमिटेड और Z स्क्वायर स्ट्रैटेजीज LLP में वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। मां फाउंडेशन की गौरवशाली सेक्रेटरी तृष्णा चौधरी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच सुगंधा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिजनेस पाठशाला। आज मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबके साथ रूबरू होने के लिए और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टिंगली ही समझते जाएं, पढ़ते जाएं। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सोशल इंटरप्राइजेस। जैसे कि आपको सुगंधा ने एक छोटा सा ब्रीफ दिया कि सोशल इंटरप्राइजेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आप कोई ऐसा बिजनेस अगर करना चाहें जिससे ना सिर्फ आपको प्रॉफिट होए बल्कि आप सोसाइटी के लिए, सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी कुछ कर सके, तो कितना अच्छा होगा। देखिए, जब भी आपने कभी भी ये सोचा होगा कि आज मैं अपना कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले आपके पास एक सवाल आ जाता है कि क्या मुझे जॉब में जाना चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस करना है तो मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना और पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए आप बिजनेस तो किसी भी चीज का कर सकते हैं ना। आप गुटखा बेच के भी बिजनेस कर सकते हैं, आप लिकर बेच के भी बिजनेस कर सकते हैं, सिगरेट बेच के भी बिजनेस कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा, राइट। लेकिन क्या इससे हमारी सोसाइटी का या हमारी कंट्री का या कम्युनिटी एट लार्ज का कोई बेनिफिट होगा। तो आप कहोगे कि नहीं मैम, इससे उनका तो कोई भला नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आपको अल्टीमेटली एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आज का जो यंग यूथ है वो ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं इस सिचुएशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हूं, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। आज हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इतनी ज्यादा, एट द सेम टाइम इतनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं, उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम सोशल इंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि कितनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स को हम डे टू डे लाइफ में एड्रेस करते हैं। देखिए, जब आप अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जिन्हें शायद 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल होता है, या आपके सामने ऐसा यूथ जब बहुत सारा खड़ा होता है जो जॉब के लिए परेशान हो रहा होता है, जो ये सोचते हैं कि यार हम क्या करें ऐसा कि हमें जॉब मिले, या पढ़ने लिखने के बाद भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा होता है, राइट। इसके अलावा जैसे बेसिक नेसेसिटी चीजें फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी हेल्थ न्यूट्रिशन हो गया, आपके कपड़े हो गए, एजुकेशन हो गई, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हर कंट्री में, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट ओनली आवर कंट्री, अगर आप बाहर के देशों में भी देखोगे वहां पे भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये कौन चेंज करेगा? ये चेंज जरूरी नहीं, हम हमेशा सोचते हैं कि शायद ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इसके डिबेट में ना जाते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। हम अगर अपने किसी काम से, अपनी किसी शुरुआत से अगर हम इस सिचुएशन को, इस पिक्चर को अगर चेंज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, राइट। यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ और देखिए आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। आप में से इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं कि आप थोड़ा सा चीजों को समझ सके कि ये सोशल इंटरप्राइजेस का जो टॉपिक है ये एक्चुअली में है क्या। आप सब ने बहुत सारे लोगों ने शिवाजी द बॉस वाली मूवी देखी होगी, आई एम श्योर, जो मिस्टर रजनीकांत के ऊपर पिक्चराइज्ड है। तो आपने उस मूवी में देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें या उस मूवी के बारे में, तो क्या होता है कि वो एक आईटी एक्सपर्ट होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं बेसिकली। और जब वो अपनी कंट्री में बहुत सारा पैसा कमा के अपनी कंट्री में आते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट से वापस जा रहे होते हैं तो उनका फ्रेंड उनसे पूछता है कि भाई आगे का क्या प्लान है। तो वो बोलते हैं कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बना के बहुत अमीरों को तो बहुत अमीर बना लिया है, अब मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड उनको वहां पे बोलता है कि अरे अपनी कंट्री की तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, अभी हमारे देश में हर तरह का ब्रांड आ गया है, ये टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब चीजें आ गई। और उसी टाइम, एट द सेम टाइम, उनके कार के डोर पे एक बेगर्स जो होते हैं वो नॉक करते हैं, वो पैसे मांगते हैं। देखिए, उसी टाइम उस पर्सन को रियलाइज होता है कि कितना कुछ चाहे बदल गया, हम आगे बढ़ गए हो, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके लिए हम पिछड़े हुए हैं। तो वो जब वो पैसे देते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे अभी पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है, मैं अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। तो सब्सिक्वेंटली अगर आपने देखा होगा, वो अप्रूवल लेने के लिए एक पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, वो वहां पे देखते हैं कि एक फैमिली होती है, वो कहते हैं कि हमने अपना पूरा लैंड बिल्डिंग सब सेल आउट करके अपने बच्चे की मेडिकल की एजुकेशन के लिए वो दिया है और अभी भी उसकी फीस पूरी नहीं हो पा रही है। तो देखिए कितना
आप अगर सोच के देखिए, अगर हम अपने यूथ को पढ़ाएंगे नहीं, हाँ, उन कितनी जरूरत है इन चीजों को, सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर आज हम उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, अगर ये जो बड़ी बड़ी एजुकेशन है, अब इनके लिए बड़े बड़े पैसे चाहिए होते हैं, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, राइट। तो अगर सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ज्यादा अगर आपसे फीस चार्ज करते हैं, तो बच्चा पहले ही सपना देखना छोड़ देता है कि अरे मैं डॉक्टर या इंजीनियर तो कैसे बनूंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास तो इतना पैसा नहीं है ना। और अगर आप उसको अच्छी हेल्थ नहीं दे पा रहे हो, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, अच्छा रहन सहन नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपका आगे चलकर एक रिसोर्स आपकी कंट्री के लिए नहीं बन सकता है, राइट। तो मेरा यहाँ पे आपको उस फिल्म का दिखाने का, उस फिल्म को रिकॉल कराने का एक पर्पस यही था कि आप रिलेट कर पाए कि वो बंदे ने फिर क्या किया। यहाँ पे वो एक सोशल इंटरप्राइजेस की तरह ही काम करता है, उसने यहाँ पर अपनी स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, जहाँ पे वो IT की एजुकेशन देता है, मेडिकल एजुकेशन देता है। तो वो सारा जो उसका मोटिव था, ऐसा नहीं, देखो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस तो ऑलरेडी अभी भी खुले हुए ना, लेकिन एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बहुत कम फीस में, या जिनके पास फीस नहीं है उनको डोनेशंस देकर, चैरिटी करके, इस तरीके से, या कि बाहर से फंड मंगाकर अगर आप उनको पढ़ाई दे रहे हो, है ना। तो ये इस तरीके से सोशल इंटरप्राइजेस की तरह काम करता है। सोशल इंटरप्राइजेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना पैशन देखना पड़ेगा। आपको, अगर आपको सिर्फ एक थॉट है, एक थॉट से नहीं होगा, अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटली उस चीज के लिए काम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज। फ्रेंड्स, आप अगर अभी सेशन को जब सब्सिक्वेंटली मुझसे सुनेंगे, तो आपको एक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां जो हायर स्कूल स्टूडेंट है वो ये सोचती है कि अगर आज मैंने ये चेंज नहीं लेकर आई, तो शायद मैं जिंदगी भर इस गिल्ट में रहूंगा या रहूंगी कि मैंने शायद उस टाइम कुछ किया होता, शायद मैं कुछ लोगों का भला कर पाता। ठीक है, तो आज जो हम इतना भलाई भलाई और इतना अच्छा अच्छा बातें कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैम फिर उसमें मेरा क्या भला है, कि अगर मैं ऐसा बिजनेस करने लगता हूँ कि जिसमें मैं सिर्फ चैरिटी ही करूंगा, तो पहला मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं चैरिटी कर सकूं, या मैं इतने लोगों को पढ़ा सकूं, या मैं ऐसा कोई स्कूल कॉलेज खोल सकूं, तो मैं इसको कैसे करूंगा। फ्रेंड्स, अभी हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे कि आप अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजों में कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पॉइंट जो सोशल एंटरप्राइजेस का यही होता है कि आपको भी प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। देखिए, मैं भी सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल इंटरप्राइजेस जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले आप एड्रेस कीजिए आपके आसपास की प्रॉब्लम क्या है। आप जहां भी रहते हैं, आप कंट्री के जिस भी लोकेशन से आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आसपास कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे। आपके यहाँ पे शायद हो सकता है, क्योंकि मैं एक मेट्रो सिटी में बैठी हुई हूँ, तो शायद वो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ ना दिखाई दे रही हो, या यहाँ के लोगों को लगे अरे नहीं, ऐसा अभी थोड़ी होता है। अगर हम बात करें कि क्या बाल विवाह, अरे नहीं, बाल विवाह तो पहले हुआ करता था, अब तो ऐसा नहीं होता होगा। गर्ल्स एजुकेशन, अरे आजकल तो लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, कौन बड़ी लड़कियों को पढ़ने से रोकता है। लेकिन शायद हमारे रूरल एरियाज में अभी भी ऐसी जगहें होंगी जहां पे लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता होगा, जहां पे उनकी पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती होगी, क्योंकि फैमिली की जो इनकम होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, और उस टाइम पर उनको चॉइस करना होता है कि हम इस पैसे को अपने बेटे की पढ़ाई में लगाएं या अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाएं। देखिए, मैं एक लड़की हूं और मैं इन सब चीजों से शायद टू सम एक्सटेंड मैंने इन चीजों को बहुत पास से देखा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जहाँ पे देखा जाता है कि अगर हम बेटी की पढ़ाई पे इतना पैसा क्यों लगाए, या उसको इतना क्यों पढ़ाएं, उसको तो शादी करके दूसरे के घर चले जाना है। तो कहीं पर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से पेरेंट्स भी आप में देखते हैं कि भाई आपने अगर पैसा लगाया तो कल उसका फायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको अपनी सोशल प्रॉब्लम्स देखना रहेगा कि आपके एरिया में कौन सी सोशल प्रॉब्लम है और उसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है। आप ऐसा उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ऐसा क्या बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं, ऐसा क्या इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं जिससे कि आप सोसाइटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें और उससे आपको भी इनकम जनरेट हुई, राइट। अब अगर हम बात करें कि जो आप अभी तक हम बात करें कि सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करना है या चैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए बात कर रहे हैं, बट बेसिकली हम एक कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या डिफरेंट है। कि एक जो पर्सन नॉर्मल बिजनेस कर रहा है वो एक सोशल इंटरप्राइजेस कर रहा है, एक पर्सन चैरिटी कर रहा है। देखिए, चैरिटी करने वाला पर्सन सिर्फ पैसे दे रहा है, ठीक है, उसको वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं चैरिटी कर रही हूँ तो मैं पैसे डोनेट कर देती हूँ और उसके बाद मेरे डोनेशन से किसी का भला हो जाता है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड अगर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका सोशल लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो इन चीजों से रिलेटेड नहीं होता है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब आप कहोगे क्या मैम उनको क्या कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं बनती है? देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर CSR की मेरी कोई सीरीज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि अगर आप कंपनी हो और आप पैसे अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो इन कंपनीज के ऊपर अंडर ऑब्लिगेशंस होती है कि उनको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट उनको अपना डोनेट करना पड़ता है। तो वो ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के अंदर, वो CSR के अंडर करती है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका कुछ इम्पैक्ट हमारी आज की स्लाइड्स पे भी आएगा, हमारे आज के सेशंस में भी आएगा सब्सिक्वेंटली जब हम उसको देखेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड तो हमने एक देखा ट्रेडिशनल अप्रोच, जहां पे सिर्फ आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो और अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप लोगों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से CSR के अंदर आप डोनेट कर रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमने एक ऐसा देखा जो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, जिसका मन है, क्योंकि देखिए हर पर्सन अपनी इनकम में से, अपनी अर्निंग में से कुछ % डोनेट करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसके बदले में कुछ प्रॉफिट भी अर्न करता है। उसको लगता है कि ठीक है मुझे ये डोनेट करना है या किसी की हेल्प करनी है। सोशल एंटरप्राइजेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो कि इन दोनों को साथ में लेके चलता है। मतलब आप एक चैरिटी तो करेंगे, लेकिन वो चैरिटी इस फॉर्म में होगी कि आपका बिजनेस भी साथ साथ चलेगा, आप भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सब्सिक्वेंटली जब हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे तो शायद आपको चीजें बेटर तरीके से क्लैरिटी आ जाएंगी। अब आप बोलोगे मैम सोशल एंटरप्राइजेस, तो लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल सोशल एंटरप्राइजेस रन कर सकता हूँ या नहीं? देखिए सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने आपको बताया आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल, कि आपका जो विजन है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था शिवाजी द बॉस मूवी, आपने देखा होगा कि उसको कितनी ज्यादा उस पर्सन के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, उससे कितनी ज्यादा ब्राइब्स ली जाती है, उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है ना, लेकिन वो फिर भी अपने पैशन को नहीं छोड़ता, उसको पता होता है कि मुझे ये काम करना है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहिए, अपना गोल माइंड सेट करके रखिए। और देखिए रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग होती है इसमें, ठीक है, कि आप एक रिस्क लेके चल रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप जो बिजनेस मॉडल सोच रहे हो सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जैसे आपको आगे चल के कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स मिलेंगे, कितनी ज्यादा फंडिंग मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड इसमें आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी अपना मन छोटा नहीं करना है। जब कहते हैं ना मैं चलता चला गया और कारवा बनता चला गया। अब बहुत सारी ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए, कितनी बार आपको न्यूज में जब किसी को अवार्ड मिलता है तो वो पर्सन अपने बताता है ना कि जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला था, मैंने एक छोटे से कमरे से शुरू किया था, फिर लोग जुड़ते गए। जब आप एक अच्छा काम करेंगे तो लोग भी, पर उसका एक इम्पैक्ट जैसे दिखने लगेगा ना, तो लोग आएंगे, खुद लोग आएंगे, आपको पैसे देंगे कि भाई ठीक है आप, मैं भी इससे जुड़ना चाहता हूँ, मैं भी इससे करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। मान लीजिए टेक एन एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, वो जाते हैं समुद्र के किनारे और वो देखते हैं कि बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, वो रोज बहुत सारी गंदगी को देखते हैं। तो उन्होंने चारों फ्रेंड्स ने सोचा कि चलो यार कल से हम आया करेंगे और 1 घंटे इसको साफ किया करेंगे। ऐसे ही उन लोगों ने जाना शुरू किया। फिर उनके आसपास जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग और उनसे जुड़ते चले गए, उन्होंने उसको साफ करना शुरू कर दिया। और आप सोचिए ऐसे ऐसे करते करते एक पूरा एक उन्होंने ग्रुप बन गया। उन्होंने फिर उसको रजिस्टर्ड किया और वो पूरा उन्होंने जो एरिया था जो इतना गंदा रहा करता था उसको साफ करना शुरू कर दिया। तो आप एक कदम बढ़ाइए तो सही, आप एक सोच को लेकर आगे चलिए तो सही, तो बहुत सारे हाथ और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलते चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने बोला कि मैम सोशल एंटरप्राइजेस, तो चलो मैं समझ गया कि हाँ मुझे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस शुरू करना है, उस बिजनेस से मुझे भी प्रॉफिट होगा, ये बात तो मैं आपकी बहुत अच्छे से समझ गया। लेकिन ये सोशल बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब मुझे ये कैसे करना है? हम तो इतना ही समझते हैं ना कि एक कंपनी बनानी है मुझे, या कोई NGO से होगा, या मुझे कैसे होगा?
फ्रेंड्स, सोशल इंटरप्राइजेस का लीगल स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये देखिए इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ट्रस्ट आप बनाना चाहते हैं, आप ट्रस्ट बना सकते हैं। आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। कॉर्पोरेटेड सोसाइटीज बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं। या अगर आप कुछ भी नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ आपका ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, आप सिर्फ कुछ लोग मिलकर, कुछ दोस्त मिलकर आप इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब, आप प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, ये जितनी भी लीगल फॉर्म्स हैं, जो भी मैंने आपको फॉर्म्स बताई हैं, इन सबके अपने अपने फायदे हैं, ये अपने अपने तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रस्ट के बारे में बात करती हूँ, तो आपका ट्रस्ट, जैसे आपने अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, आपने उसको अपने एसडीएम में रजिस्टर्ड कराया हुआ है रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद आपने वहां पर एटीजीएन 12A का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है इनकम टैक्स अथॉरिटीज में, ठीक है, देन आपको फंडिंग मिल रही है, तो ये उस तरीके से काम करेगा। मतलब रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। अब अगर कंपनी है, कंपनी आपकी लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, यानी कि आप और आपके फ्रेंड ने सोचा चलो हम दोनों एक कंपनी स्टार्ट करती हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे? सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हम रख रहे हैं, तो ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। आपने बोला कि एक कंपनी बनाते हैं, आपने मिनिमम 5 मेंबर्स आपने आसपास में जोड़े और उसके बाद आपने लोगों को शेयर्स देना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और आपने उसके थ्रू अपना सोशल एंटरप्राइजेस शुरू कर दिया। सेक्शन 8 कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, या कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। और या फिर जैसे मैंने अभी बात किया कि अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस को आप लेके चल रहे हो, कि आप एज अ फ्रेंड ग्रुप है आप लोगों का, और आपके पास बहुत पैसे, आप यू हैव अ सेटल्ड जॉब, आपके पास सब चीजें, और आपको उनसे कोई मतलब नहीं है कि भाई मेरे को पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखती है कि मुझे इसको एड्रेस करना है। लाइक टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं सीएस हूँ और मैंने देखा कि लोगों मेरी जो फॉर्म है उसमें बहुत सारे लॉयर्स भी हैं। ठीक है, अब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को लीगल असिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है, और बहुत सारी लेडीज जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है या उनको अब्यूज किया जा रहा है, लेकिन वो इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पा रही क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और मेरी फर्म को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने अब मुझे उनसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यार इतना तो हम किसी के लिए कर सकते हैं ना, कि एटलीस्ट उनको कुछ हम लीगल हेल्प, लीगल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करें, सो दैट कि एटलीस्ट उस पर्सन को जस्टिस मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं किया, लेकिन हमने उनसे बात किया, उनको हमने लीगल सर्विसेज दिया, उनको हेल्प किया। तो ऐसे उस तरीके से हम इसको ऐसे वर्क किया। तो अभी हमारा इस पॉइंट पे हमें ये समझ में आ गया कि आपका जो सोशल इंटरप्राइजेस है, जरूरी नहीं है वो एक कंपनी के फॉर्म में ही हो या फिर वो एनजीओ हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस पे क्लैरिटी नहीं होती। उनको लगता है सोशल इंटरप्राइजेस मतलब ये कुछ अलग ही फॉर्म होती है। तो सोशल इंटरप्राइजेस एक्चुअल में अलग फॉर्म नहीं है, हर फॉर्म में आप सोशल इंटरप्राइजेस कर सकते हो। यानी कि जो भी बिजनेस की आपकी फॉर्म है उसके अंदर आप सोशल एक्टिविटीज कर सकते हो, सोशल बिजनेस कर सकती हो। ठीक है, लेकिन उन सबके अपने फायदे और अपने नुकसान है। मतलब हर जगह फिर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा हुआ एनजीओज हैं या सोसाइटीज हैं, वो अपने लिए पैसा नहीं उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो डोनेशन उनको मिल रही है, जिस चीज के लिए वो डोनेशन ले रहे हैं, वो उसी के लिए फिर उसको आगे रन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल्स के बारे में। जैसे हमने ये तो देखा, ये जो हमने इससे पहले बात किया था वो लीगल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया था कि बिजनेस कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए, एक होता है मिशन ड्राइवन सोशल एंटरप्राइजेस, यानी कि जहां पे मिशन को ऊपर रखा जा रहा है, यानी कि आपका जो सोशल कॉज आप करना चाह रहे हो, जो आप लोगों की भलाई करना चाह रहे हो, जो काम आप अचीव करना चाहते हो, जो अल्टीमेटली गोल है, वो आपने सबसे ऊपर रखा। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे अगर एनजीओ हैं, सोसाइटीज हैं जो किसी पर्पस के लिए बनी है, जिस किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनी है, दैट इज योर मिशन ड्राइवन सोशल एंटरप्राइजेस। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कंपनियां हैं, लेकिन वो सोशल वर्क थोड़ा थोड़ा कर रही है, बहुत ज्यादा नहीं कर रही है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है कि ठीक है हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करिए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट जिसका नहीं आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट क्रिएटिंग सोशल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऊपर है और
आपका मिशन या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसिक्वेंट है। उसके बाद एक आता है बेंचमार्क टारगेटिंग सोशल एंटरप्राइजेस। बेंचमार्क हो जाता है कि मतलब एक जो बेस्ट वो है कि जो एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज योर सोशल एंटरप्राइजेस जो आइडियली आपका होना चाहिए। आइडियली आपका होना चाहिए इन सेंस कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कीजिए और अपने बिजनेस को इस तरीके से रन कीजिए जिससे आप प्रॉफिट भी अर्न कर सके और सोशल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर सके, राइट। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम बात करें सोशल एंटरप्रेन्योर्स हीरोज के बारे में, कि सोशल एंटरप्राइजेस, देखिए अगर हम ये कॉन्सेप्ट की बात करें फ्रेंड्स तो ये नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट अभी आया है। हाँ, इस आज के एरा में हमने इसको एड्रेस करना शुरू किया है, इसके बारे में बात करनी शुरू की है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू की है। देखिए कल 2 अक्टूबर है, गांधी बर्थडे है। तो अगर हम बात करें गांधी जी की, तो सबसे पहले अगर देखा जाए सोशल एंटरप्राइजेस की जो नींव रखी गई थी या फिर इसके बारे में सोचा गया था, ही इज द गाय जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा था। लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि खादी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि इंपोर्ट को बैन किया जाए, राइट, कि बाहर का आप माल वो करो, आप खुद बनाओ अपनी चीजों को, है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बोलते थे। पंचायती राज, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स के बारे में वो बात करते थे। इनफैक्ट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया था, जब सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए थे, तो उन्होंने डांडी मार्च करके उन्होंने एक्चुअल में, आपको याद होगा, उन्होंने सॉल्ट क्रिएट किया था ना, वो समुद्र के किनारे गए थे, वहां पे उन्होंने उसका पूरा प्रोसेस किया, लोगों को बताया कि ऐसा, वो हमेशा ये कहते थे ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि जिसके लिए आपको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, आप खुद अपनी जरूरतों को अगर लिमिटेड आप करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद एड्रेस करो, फेस ऑफ करो, राइट। ऐसे ही अब हम अगर अपने दूसरे हीरो के बारे में बात करें, दैट इज योर संजीव बंकर रॉय। इन्होंने बेयर फूट कॉलेज शुरू किया था फ्रेंड्स। इनका जब ये जो है ये सेंट स्टीफन कॉलेज से पास आउट है, अपनी समर वेकेशन के टाइम पर इन्होंने कुछ जैसे हम कहते हैं ना, सूखा जो एरिया था झारखंड का, वहां पे ये गए, वहां पे इन्होंने विजिट किया। और वो जो विजिट थी, मतलब वो ऑलमोस्ट उनकी लाइफ का पूरा चेंज हो गया। उनका पूरा जो सोचने का तरीका था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उन्होंने देखा कि लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां हैं, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो उन्होंने फिर 1972 में एक फाउंडेशन क्रिएट किया जिसका नाम था सोशल वर्क रिसर्च सेंटर। और यहाँ पे उन्होंने सोशल वर्क में मतलब लोगों को लिटरेट करना, लोगों को एजुकेट करना, स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग्स देना, इस तरीके के काम करने शुरू किए। आप ये सोचिए, इन्होंने ये 1972 में स्टार्ट किया था और 2010 में जाके आपने टाइम्स मैगजीन का नाम सुना होगा। देखिए जैसे बाहर की कंट्रीज की है, फोर्ब्स है, तो वो मोस्ट इंफ्लुएंशियल मेंबर्स के बारे में निकालते, तो यहाँ पे उनको 100 रैंक दिया गया, ठीक है, उनके काम के लिए। क्योंकि तब तक कितने साल, मोर देन 38 ईयर्स ही कंटिन्यूसली वर्क, जहां पे उन्होंने लोगों को एजुकेट करके, उनको लिटरेट बना के, उनको स्किल ट्रेन करके उनकी लाइफ को चेंज किया। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताती हूँ कि उनकी शादी जो हुई है वो मिस अरुणा रॉय से हुई है, और जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जिसको इम्प्लीमेंट करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, RTI, जिसको आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप RTI लगा देते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज बाउंड, जो भी पब्लिक ऑफिसेज है दे आर बाउंड कि आपको वो बताएं कि उसमें क्या चीज है। तो इस तरीके से RTI में। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हीरो हैं दैट इज योर हरीश हांडे। फ्रेंड्स, इन्होंने एक कंपनी बनाई, सेल्को सोलर। तो हरीश हांडे जी ने सबसे पहले 1995 में ये सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। आप सबने देखा होगा सोलर पैनल्स होते हैं, है ना। तो ये जो नेचुरल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का कॉन्सेप्ट था, ये उस टाइम पर इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी। तो ये लोगों को समझाते थे कि अगर आप इसको करेंगे तो इसके ये फायदे हैं। इसके लिए उनको एक दो जो इनके प्लांट्स थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने इंस्टॉल किए ताकि लोग उस चीज को समझ सके, उसकी इंपॉर्टेंस समझ सके
और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली वो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते रहे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे। वो जो हमारे रूरल एरियाज है जहाँ पे आज भी लाइट नहीं आती है, घंटों घंटों लाइट नहीं आती है ना, तो वहां पे उन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की, ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज मिला। फ्रेंड्स, जब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे हीरोज के बारे में और उनको जो अवार्ड्स मिले हैं, तो आपको आपका देखने का नजरिया एक ये भी होना चाहिए कि देखिए ये कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है कि देखिए काम आप कर रहे हो, सोसाइटी की हेल्प आप कर रहे हो और उसके बाद आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिकॉग्निशन ओवर द नाइट आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ आपको मिलता है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, लोगों को लगता है। और आज की एरा में तो ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके हार्डवर्क को। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हीरो है दैट इज अ लेडी जीरो बिलमोरिया। ये जो है इन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओज को ये सर्व करती हैं। इन्होंने चाइल्ड लाइन प्रोग्राम्स पे काम किया है, इन्होंने हेल्थ केयर, पुलिस असिस्टेंस, इनके ऊपर काम किया है। मतलब इन्होंने बच्चों के जो बच्चों से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम किया है और इनको भी अवार्ड्स मिले हैं। इनको सोशल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से स्कॉल अवार्ड्स मिला और अशोका फेलोज का इनको अवार्ड मिला है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हीरो है वो भी एक गर्ल है, रिया शर्मा। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, एक एनजीओ बनाया, दैट इज मेक लव नॉट स्कार्स। ये जो था इन्होंने जो ऐसे बहुत सारे एसिड अटैकर्स जो होते हैं, देखिए आपको पता ही है लक्ष्मी वाली जो मूवी है आपने देखी है ना, और आपको उनका पता है कि उनकी पूरी लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रगल में चली गई उन्होंने एसिड अटैक्स की वजह से। तो इंडिया में पहले कितनी ज्यादा ये चीजें हुआ करती थी, इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट जब ये चीजें होती हैं और वो एक इंसान की पूरी लाइफ को बदल के रख देती हैं एक, तो उसको लिए इन्होंने क्या किया, रिया शर्मा ने एक क्राउड फंडेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई। क्राउड फंडेड फ्रेंड्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताने वाली हूँ। तो उन्होंने वॉलंटियर्स जो थे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी कैंपेनिंग करना स्टार्ट किया। लोगों ने उसके बाद इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उनकी मदद किया, फंडिंग किया, ठीक है। और जिसकी वजह से देखिए बेनिफिशियरी कौन थे, जो जिनके ऊपर एसिड अटैक्स हुए, ठीक है। और जो इनके एफर्ट्स थे उसके लिए भी ब्रिटिश काउंसिल ने इनको सोशल इम्पैक्ट अवार्ड दिया 2016 के अंदर। तो इन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था, 2016 में इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा हमारे हनुअप्पा सुदर्शन जी हैं, उन्होंने ही इज अ मोस्ट एडमायर्ड, ये ट्राइबल राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और इन्हें बहुत सारे पद्म श्री, द राइट लाइवहुड अवार्ड्स, इस तरह के अवार्ड। देखिए फ्रेंड्स, आप सोचिए हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्चम जो आपका अवार्ड होता है पद्म श्री, वो भी आपको इस तरह से मिलता है। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए। आपको कंटिन्यूसली अपनी कोशिश में लगे रहना है, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, मेहनत के साथ लगे रहना है। अब हम बात करते हैं कुछ, अब ये तो हमने सोशल एंटरप्रेन्योर्स हीरोज के बारे में बात किया था कि जिन्होंने कुछ जैसे किया और किस तरीके से किया, किस फील्ड में किया। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उनकी केस स्टडीज को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे टॉम्स, ये एक बाहर की कंपनी है जो कि जूते बनाती है, राइट। और इनके जूते भी काफी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो इनके फाउंडर थे, उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव सोचा जब वो बाहर गए। उन्होंने देखा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए मैं यहाँ पे अपनी कंट्री के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं फॉरेन कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम लोगों का एक मिथ होता है ना, हम लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि गरीबी तो सिर्फ इंडिया में ही है, ऐसा नहीं है, बाहर भी इन चीजों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं। लेकिन हाँ, बिकॉज हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये कंपनी थे, इनके फाउंडर थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा कि 1 for 1 का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम तो ये समझते हैं ना कि सेल लगी हुई है, अगर एक लेके जाओगे तो एक के साथ सेल, नहीं। यहाँ पे 1 for 1 का था कि आप एक जोड़ी जूते खरीदिए, आपने जो पैसे खरीदे उससे एक किसी जो इंसान जो जूते अफोर्ड नहीं कर सकता उनको जूते दिए जाएंगे, वो डोनेट किए जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा थॉट था उनका, और ये उनका बहुत अच्छा ये रहा। उन्होंने डेडिकेटली इस पे कंटिन्यूसली वो काम करते रहे। अगर आज भी आप जाके टॉम्स की साइट को देखेंगे तो उनका अब जो है मोटिव है वो 1/3 ऑफ देयर प्रॉफिट
आप सोचिए, वो अपना 1/3 ऑफ प्रॉफिट जो है वो ग्रास रूट्स गुड्स जो है उनके सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, मतलब वो सोशल वर्क में अभी भी 1/3 ऑफ अपना प्रॉफिट वो डोनेट करते हैं, ठीक है। और ये जो इनका 1 for 1 मॉडल था, ये मोर देन 10 करोड़ लाइव्स को अफेक्ट किया। आप सोच के देखिए, सिर्फ आपकी एक छोटी सी कोशिश, सिर्फ सोच का ही फर्क है ना। आपने बिजनेस, आपको जूते बेचने थे, लेकिन आपने क्या सोचा कि ठीक है, सिर्फ आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना उससे, सिर्फ थोड़ा सा कि भाई ठीक है, अगर मुझे जूते बेचने हैं लेकिन मुझे उसको प्रॉपरली लोगों को समझाना है कि ठीक है, आप में लोग जुड़ते गए। अब आप सोचोगे मुझे जूते खरीदने ना, अगर पर्सन एक ब्रांड में आप जा ही रहे हो खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरे एक जोड़ी जूते खरीदने से किसी ऐसे इंसान को भी मिल जाएंगे जिसके पास पैरों में जूते नहीं हैं, जिसकी मदद हो जाएगी, तो आपको अच्छी थॉट आएगी, चलो ठीक है, फिर ये मतलब अच्छा है ना, सेटिस्फेक्शन आपको होगा। तो ये एक इनका बिजनेस मॉडल था। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि एक लेडी थी जॉली मैकनामर, ये अफ्रीका गए। आप सोचिए, ये सिर्फ एक हाई स्कूल की गर्ल थी और ये अफ्रीका गए। इन्होंने देखा कि वहां पे इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा भूखमरी थी वहां पर, कि वहां पे लेडीज आर इन द मतलब वो इस तरह की सिचुएशन में थी, दे आर प्रोसिक्यूटिंग। सो वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में थी, जस्ट बिकॉज कि इतना पैसा वो अर्न कर सके जिससे कि वो अपने बच्चों को खिला सके। तो इनको जब इन्होंने वो सिचुएशन देखी तो इनका हार्ट मेल्ट हो गया। ये उनकी मदद करना चाहते थे, और वो जो लेडीज थे वो वहां से उस प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस से निकलने के लिए उनको बस ये था कि हमें कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि हम काम कर सके, हमें वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो उन्होंने इस बारे में सोचा। उन्होंने, शी इज जस्ट अ हाई स्कूल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पे उम्र से आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मुझे ये सिचुएशन बदलनी है। मुझे अगर आप उस सोशल प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हो, अगर वो सोशल प्रॉब्लम आपको इतना इफेक्ट कर रही है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर वे आउट निकाल दोगे। फ्रेंड्स, मैं भी एक उम्र से, मतलब होता है ना कि बहुत लोगों को ये लगता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम ऐसा क्या करें मैम, मेरे पास तो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, मैंने कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रखी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे सोच के देखिए ना, वो सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट ही तो थी, लेकिन उसके पास जज्बा था। उसको ये लगा कि अगर मैंने आज नहीं किया, और जिस तरह से भूख से लोग मर रहे हैं और इस इतनी दर्दनाक सिचुएशन में है, तो अगर मैंने आज नहीं किया तो जिंदगी भर मुझे पछतावा रहेगा कि मैंने अगर शायद उस टाइम कुछ किया होता तो शायद कुछ लोगों की मदद हो जाती। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, badlal.org। ये अभी भी ऑपरेटिव है। ये बाहर के देश की कंट्री की मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। उन्होंने यहाँ पे अफ्रीकन जो लेडीज थे उनको बोला कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए। आपने देखा होगा ना, उनके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वो बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं ना, कुछ भी आप प्रोडक्ट्स बनाइए। उन प्रोडक्ट्स को उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया, ई कॉमर्स पोस्ट, उन्होंने वेबसाइट बनाई, वहां पे उन्होंने पोस्ट किया और उसको सेल आउट करना शुरू किया। देखिए, जब मैंने हमेशा ये चीज मैं बोलती हूँ और मैं इस चीज को मानती हूँ कि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएंगे और आपको पता चलेगा कि देखो आप जो कर रहे हो उससे किसी का भला हो रहा है, या किसी ने इसीलिए बनाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस तरह की सिचुएशन में थे, प्रॉब्लम में थे, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मुझे तो खरीदना ही है ना। अगर मान लीजिए कोई बैग्स हैं या कोई भी ज्वेलरी है या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अचार है, आम है, पापड़ है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो मान लीजिए बहुत सारी लेडीज ने मिलकर बनाया है, गाँव में बनाया है। हमारे देश में भी ऐसा ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ये मॉडल नहीं है कि बहुत सारी जो ग्रामीण स्त्रियां होती हैं या वो क्या करते हैं, उनको जिस भी तरह की कला आती है, मान लीजिए उन्हें कोई खिलौने बनाने आते तो वो बनाती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो बीच में जो मिडिल पर्सन्स होते हैं वो फिर उसको आगे सेल आउट करते हैं। और आजकल का जो टाइम है, जो टेक्नोलॉजी एरा है, इसमें तो बेस्ट है कि आप कोई भी चीज को प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, तो आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको पैसा आपके पास होना जरूरी नहीं है। आपके पास अगर बेसिक स्किल्स हैं, अगर आप कुछ उनकी फोटोज बना के, उनकी वीडियोस बनाकर उनकी आप उसमें डाल देंगे तो लोगों को लगेगा, लोग उनके वो खरीदना शुरू करेंगे आपके थ्रू से, राइट। इसके बाद देखिए, अंशु गुप्ता, ये एक रिपोर्टर हैं और ये जब इंटर्न थे, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी, अब ये हमारी कंट्री के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये बॉर्न हुए थे, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे और इन्होंने अपना जर्नलिज्म किया।
तो जब ये जर्नलिज्म किया तो इन्होंने ये अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे, और ये बहुत सारे जगहों पे, आपको पता ही है जैसे मीडिया से रिलेटेड लोग होते हैं तो उनको बहुत अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है ना कवरेज लेने के लिए। तो जब वो वहां गए और उन्होंने वहां पे देखा कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, उनको लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, गूंज फाउंडेशन। उन्होंने क्या किया, देखिए हमारे शहरों में क्या होता है, मेट्रो सिटीज में, कि हम चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये ड्रेस लिया पहना और उनको लगा कि यार ये तो हमने बस बहुत बार पहन लिया, हमने 3-4 बार 10 बार पहन लिया, अब नहीं पहनना है, बार बार नहीं पहन सकते हैं, है ना, लेकिन और उसको वो फेंक देते हैं। अगर वो जो कपड़े हैं अगर वो किसी जरूरतमंद को मिल जाए तो सोचिए उनकी कितनी हेल्प हो सकती है। लेकिन अब ये बीच की जो गैप है इसको कैसे दूर किया जाए, तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जो कि अर्बन एरिया से ये कपड़े कलेक्ट करते थे, अगर उसको फिक्स करने की जरूरत है, उसमें कुछ टेम्परिंग करने की जरूरत है तो वो उसको करते थे, और उसको फिर रूरल एरिया में जो गरीब लोग थे, जो जरूरतमंद लोग थे, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सो देखिए यहाँ से एक सोच से बदलाव हो सकता है, मुमकिन है, बस आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, अब हमने बात कर लिया यहाँ पर कि क्या क्या बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। इससे शायद आपको अभी थोड़ा आइडिया हो गया होगा फ्रेंड्स कि आप कैसे कर सकते हो। मतलब होता है ना कि हम हमेशा सोचते थे कि सोशल एंटरप्राइजेस, सोशल वर्क हम करना चाहते हैं जिससे हमारा भी प्रॉफिट अर्न हो, लेकिन कैसे किया जा सकता है। तो कुछ कुछ मॉडल्स मैंने अभी यहाँ पर आपको बताए जिससे आपको शायद आइडिया हो गया होगा, शायद आप भी सोचने लगे होंगे कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। देखिए इस 1 घंटे का भरपूर फायदा मुझे तब मिल जाएगा अगर आप में से कुछ लोगों ने भी अगर कुछ कोशिशें की और वो कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा पढ़ाना बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी करना चाहता हूँ, मतलब मेरे पास भी प्लान है, इनफैक्ट आपका सेशन लेने से पहले मेरे पास प्लान था, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा मैम? पैसा, मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आजकल कोरोना के टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो अब आप सोचेंगे कि मैम आप ये भी तो बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, हमें इससे रजिस्टर कराना है या नहीं कराना है और हमें ये काम करने, लेकिन अब हमें पैसों के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट सेगमेंट में ले चलती हूँ जहाँ पे हम फंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो सोशल एंटरप्राइजेस जो है वो फंडिंग करती हैं और वो बहुत अलग अलग तरीके से आपको फंडिंग मिलती है। इसमें आपकी क्लाउड फंडिंग होती है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, बिजनेस लोन्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं। तो इनके सबके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा वाला चूज करना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं क्राउड फंडिंग की। देखिए ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, आई होप कि आपने सुना हो, और क्राउड फंडिंग आजकल बहुत चलती है। ठीक है, आजकल लोग हर चीज के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं। देखिए आपने देखा होगा जब भी आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे होंगे, राइट, फेसबुक पे होंगे, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी वीडियोस आती है ना कि जहाँ पे अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, किसी का ऑपरेशन होना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है, तो वो क्या करते हैं, वो और लोगों से पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप क्या कर सकते हो, उसके लिए कैंपेनिंग बना सकते हो। ठीक है, आपने एक वीडियो शूट किया, आपको पैसा क्यों चाहिए, आप उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद आपने उसको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल दिया, अपने फ्रेंड्स को बताया, फिर उन सब ने इसको सर्कुलेट करना शुरू किया और फाइनली लोगों ने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई देखा और मुझे लगा ठीक है यार मैं इसमें 1000 रुपए दे सकती हूँ यार, ठीक है यार इसके लिए मैं कम से कम 4-5 हजार रुपए दे देती हूँ, कोई बात नहीं कि किसी की मदद हो जाएगी, है ना। तो मैंने सिर्फ मेरे 4-5 हजार देने से और ऐसे बहुत सारे लोगों के 4-5 हजार रुपए या पैसे देने से उस पर्सन का जो होता है वो टारगेट पूरा हो जाता है और उसकी मदद हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्राउड फंडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्राउड फंडिंग, लेकिन हम लोगों को शायद ये लगता है कि सिर्फ बहुत सारे लोग हमें पैसा देते हैं और वो क्राउड फंडिंग हो जाती है। ठीक है, सो अगर हम अपनी नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्राउड फंडिंग, सो बेसिकली यहाँ पे डिवीजन होता है, एक होती है कम्युनिटी क्राउड फंडिंग, एक होती है फाइनेंशियली रिटर्न क्राउड फंडिंग। देखिए जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया, दैट इज योर डोनेशन क्राउड फंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लोग आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक नहीं ले रहे हैं कि भाई ठीक है आप मुझे अपना 5% दे दो या मुझे शेयर दे दो, तो आपका बिजनेस सिर्फ आपका ही रहेगा, आपको इसमें किसी को स्टेक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा इसी में एक दूसरा होता है रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग। रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग यानी कि मैं एक बिजनेस आइडिया के साथ आपके साथ आई हूँ, मैंने जो पोस्ट किया है मैंने वहां पे डाला है कि मैं कोई ऐसा गेम लॉन्च करने वाली हूँ, मैं कोई बुक पब्लिश करने वाली हूँ, ठीक है, या मैं कोई कुछ भी ऐसा मैं करने वाली हूँ। तो मैंने बोला कि अगर, या मैं कोई फोन बना रही हूँ, कोई ऐप बना रही हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरा बिजनेस प्लान अच्छा चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे मैं अपने जो जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया था मैं उनको रिवॉर्ड्स दूंगी। रिवॉर्ड्स इन टर्म ऑफ, जैसे कि मान लीजिए मैंने गेम लॉन्च किया तो मैं आपको कुछ अपने गेम्स की कॉपीज दे दूंगी, बुक्स की कॉपीज दे दूंगी, या मेरे फोन्स है तो मैंने फोन लॉन्च किया है आपके पैसों से, तो मैं आपको इस टाइम के बाद मैं आपको 50% में आप मेरा फोन ले सकते हैं, या आपको कोई मेंबरशिप, आप अगर मैंने कोई सर्विसेज दे रही हूँ तो मैं उसमें आपको मेंबरशिप दे दूंगी कि ठीक है आप अगर अभी मुझे फंडिंग दे रहे हैं और तो आपको इतने सालों की फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये रिवॉर्ड बेसिकली आपकी जो, आपको जिन्होंने डोनेशन दिया, आप जब आपका बिजनेस चल पड़ता है, आपका बिजनेस अच्छा अर्न कर रहा होता है, तब आप उनको रिवॉर्ड्स देना शुरू करते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिटर्न क्राउड फंडिंग ये होती है, देखिए दो तरीके से होती है, एक होती है इक्विटी, एक होती है पेयर टू पेयर लेंडिंग। पेयर टू पेयर लेंडिंग होते हैं कि आप देखिए, मान लीजिए आपको, आपके पास एक बिजनेस आइडिया था, आपको पैसा चाहिए था, अब क्राउड फंडिंग में आप गए, लेकिन आपने क्या किया, आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको मना कर दिया कि सॉरी फ्रेंड आपके सिबिल्स अच्छे नहीं है, या फिर आपने क्या कहते हैं आपके पास कुछ ऐसा गारंटी देने के लिए नहीं है, उनके जो भी अपने टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं उनके बेसिस पे उन्होंने आपको मना कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप किसी प्राइवेट जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं आप उनके पास जाओगे। तो ये जो पेयर टू पेयर क्राउड फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप इनके पास जाते हो, आप अपना प्रोजेक्ट देते हो, अपना प्रपोजल देते हो, सबमिट करते हो, वो देखते हैं और वो बहुत सारी फैक्टर्स को देखते हैं, आपके पैन को एनालिसिस करके देखते हैं कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें कितने पैसे हैं, आपने अभी तक कितने पैसे लिए हैं लोगों से, कब तक वापस किया है, कितने डिफॉल्ट किए, नहीं किया है। तो बहुत सारे ग्राउंड्स पे असेस करने के बाद वो आपको दे देते हैं। फ्रेंड, पेयर टू पेयर लेंडिंग हो में आपको उनको पैसा वापस करना होता है, क्योंकि ये आपका एक लोन ही है, आप लेंडिंग और बोरिंग वाला रिलेशनशिप ही है, आप वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट पे करके उनको दे रहे हैं। लेकिन आप मान लीजिए आप वो कैटेगरी में है कि जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे पास बिजनेस मॉडल अच्छा है एंड आई एम श्योर कि ये सक्सेसफुल होगा और मैं इसको विद इंटरेस्ट पे कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपने पेयर टू पेयर में चले गए। दूसरी तरफ आप इक्विटी क्राउड फंडिंग में जाते हैं। देखिए, इक्विटी क्राउड फंडिंग के लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ और आप शायद रिलेट भी कर देंगे। एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, गुरु, राइट, तो वो धीरू भाई अंबानी जी के ऊपर वो मूवी पिक्चराइज हुई थी। आपको याद होगा ना कि जब वो 10,000 से बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, जब उनको बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स बना लेते हैं, तो सबसे पैसे लेते हैं, राइट। तो ये इन द सेम मैनर कि अगर आप क्या करते हो कि आप बहुत सारे लोगों से पैसा ले लीजिए, उनको आप इक्विटी शेयर होल्डर बना लीजिए। तो जब आपकी कंपनी अच्छी हो जाएगी, आपकी कंपनी बिजनेस रन करने लग जाएगा, तो वहां पे आपको क्या होगा, आप उनको डिविडेंड के थ्रू भी पैसे देंगे, प्लस मान लीजिए आज मैंने आपका जो शेयर है, आपकी कंपनी में मैंने 10-10 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, अब अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी अर्न कर रही है तो मान लीजिए मेरा 100 रुपए का शेयर हो चुका है, और अगर इस हिसाब से मैंने बहुत सारे शेयर ले रखे हैं तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिटर्न क्राउड फंडिंग है, यहाँ पे जिन्होंने आपकी क्राउड फंडिंग की है, जो आपको डोनेशन दे रहे हैं, उनको भी बेनिफिट हो रहा है, इक्वली बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वो उनको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, या तो वो इक्विटी में मिल रहे हैं या फिर वो इंटरेस्ट पे आपको दे रहे हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्राउड फंडिंग। उसके बाद हमने जैसे बात किया था कि नेक्स्ट एंजल इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना, उनके सीईओ हैं, उनके प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होती है, ठीक है, और वो बहुत सारी मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में इतना एक्सपीरियंस गेन किया होता है, या वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि, और पैसा उनके पास बहुत सारा होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका एक अप्रोच हो जाता है कि ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे स्टार्टअप्स है जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं। कहते हैं ना, जो सुनार होता है उसको पता होता है, हीरे की परख कर लेता है, वो जौहरी हीरे की परख कर लेता है। तो यहाँ पे सेम यही होता है कि उनको पता है कि हाँ भाई, मैं जिसमें हाथ लगा रहा हूँ ये स्टार्टअप चल पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हैं आपको,
जैसे हमने पहले देखा था, वहां पे सिर्फ आपको पैसा मिल रहा था, यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ कैपिटल भी मिलता है, मेंटरशिप भी मिलती है, क्योंकि उनके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, कि वो इतने सालों से इंडस्ट्री के अंदर हैं और उनको पता है कि कैसे इस बिजनेस को रन करना चाहिए, उसकी सारी निटिगिटीज उनको पता होती है, तो वो आप उनकी एडवाइस भी लेते हैं। इसके अलावा उसमें आप वो उनका अपना एक नेटवर्क होता है। आप सोच के देखिए, अगर एक बड़ी कंपनी का अगर सीईओ रहा होगा तो उसके कितने ज्यादा नेटवर्क होंगे, तो वो उनसे भी बात करते हैं, उनको भी अप्रोच करते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। आपकी जो पब्लिक पीआरस होती है, मार्केटिंग होती है, वो बताते हैं कि इसको ऐसे करो, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और वो आपके बोर्ड के डिसीजंस भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओवरऑल उनका बहुत ज्यादा स्टेक होता है आपके कंपनी में, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आज मैंने एक छोटे से स्टार्टअप को शुरू किया और मुझे लगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, ठीक है, और मैंने उसमें गाइड करना शुरू किया, मेंटरशिप करनी शुरू करी, उन्हें पैसा देना शुरू किया, तो वहां पे हम फंडिंग भी दे रहे हैं उनको, ठीक है। मान लीजिए नॉर्मली वो 35 लाख से लेके 7 करोड़ तक के आसपास आपको देते हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि मैं एकदम से फ्रेश स्टार्टअप हूं और मेरे पास पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको अपनी पोटेंशियल वहां पे थोड़ी सी प्रूफ करनी पड़ती है, आपको दिखाना पड़ता है उनको, ठीक है। आपकी टीम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मैं टीम में कौन कौन है, मैं हूँ, मेरा दोस्त राम है, मेरा दोस्त श्याम है। आपकी टीम मेंबर्स ऐसे होनी चाहिए कि जिनके पास अलग अलग सेगमेंट में एक्सपर्टाइज हो, क्योंकि आप वो उन्हीं चीजों को टच करेंगे, उन्हीं स्टार्टअप्स को टच करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स जहां पे उनको पोटेंशियल लगती है। उसके अलावा वो ये देखते हैं कि आपके पास मार्केट लार्ज कितना अपॉर्चुनिटीज है, आप जिस सेगमेंट में जाना चाह रहे हो वहां पे कितनी अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऑलरेडी इतना तो नहीं कि बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर मान लीजिए अगर वो कह रहे हैं कि ओला उबर और आप किसी ऐसी कैपिंग में जाना चाह रहे हो कि इतना तो ऑलरेडी है ही अभी तो, और अभी तो उनको ही नहीं मिल रहा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम अभी बोल रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, तो आपके बिजनेस पे वो आपका विजन और पैशन देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप इसे फुल टाइम कर रहे हो या फिर ऐसे बोल रहे हो कि नहीं सर मैं तो यहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरा तो करियर सेट है, लेकिन मैं साथ के साथ थोड़ा सा इसको भी देख लेता हूँ। तो वो आपको लगता है कि आपको 35 लाख या 7 करोड़ के बीच की रेंज में आपको देंगे, तो वो देखते हैं कि टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना डेडिकेटली लगी हुई है। या फिर आपने बोला कि नहीं सर मेरे पास आप अपना पूरा प्लान के साथ उनके साथ पिच कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। बट यस, अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर लेती है, क्योंकि उसमें आप उनका भी स्टेक होता है, तो वो उनके लिए भी बेनिफिट होता है, उनको भी उसमें पैसे की फायदा मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। फ्रेंड्स वेंचर कैपिटलिस्ट भी एक देखिए, जो हमने अभी एंजल्स के बारे में भी बात की, ये इंडिविजुअल्स थे, और ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्टार्टअप्स को पैसा देती हैं, ठीक है। सो वेंचर कैपिटलिज्म मैकेनिज्म वेयर इन्वेस्टर सपोर्ट एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस बिजनेस स्किल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मेंटरशिप मिलती है, यहाँ पे आपको बिजनेस स्किल्स दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको एक्सपेंशन मिलता है, आपकी कंपनी को गाइडेंस एक्सपर्टाइज गाइडेंस मिल रही होती है, ठीक है। आपको नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करने का, कनेक्शंस बनाने का फायदा मिलता है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपकी जो, जैसे आप ओयो आपको पता है, पेटीएम आपको पता है, उड़ान पता है, डिलीवरी पता है, लेंसकार्ट पता है, इनके अंदर भी वेंचर कैपिटल फंड्स इन्वॉल्व है, राइट। तो जब ये स्टार्टअप्स थे, अब लेकिन ये एकदम से इनिशियल स्टेज पे नहीं मिला इनको, लेकिन हाँ सब्सिक्वेंटली इनको भी मिला है। जैसे सॉफ्ट बैंक है, तो ये इज अ वेरी फेमस बैंक जो कि वेंचर कैपिटल फंड्स देता है। आप बोलोगे कि मैम क्या सॉफ्ट बैंक मुझे लोन देगा? नहीं फ्रेंड्स, आपको एकदम से सॉफ्ट बैंक से लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा। जैसे सैफ पार्टनर करके है, सो वो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, वो उनको इजिली फंड्स दे देते हैं। तो यहाँ पे वो सीड फीडिंग भी करते हैं, ठीक है। सीड फीडिंग यानी कि जब आपको शुरू करने के लिए ही पैसा चाहिए, एक होता है आपको एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फंडिंग चाहिए, राइट। तो ये है। इसके अलावा आपके ए स्टार्स करके हैं,
A&C करके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो भी हैं। तो ऐसे करके अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाएंगे और जो स्टार्टर्स को भी देते होंगे। तो वहां पे बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और आप अपने बारे में डिटेल्स, अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। और अगर आपने उस पर कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, आपने वीडियो, जो कि आपको बनानी चाहिए, जो कि कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि देखिए कोई पर्सन आपसे फर्स्ट टाइम मिल तो रहा नहीं है, तो जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी पिच से पड़ेगा। यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आप उनको बेसिकली अपना आइडिया जब नरेट करेंगे, उन्हें आप बताएंगे कि मेरा ये आइडिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स डालनी चाहिए, क्या एग्जैक्ट अमाउंट डालना चाहिए। और जब आप कभी भी आप चाहे एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाइए या वेंचर कैपिटल, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर फैक्ट्स, कि आप बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि ये आपकी रिसर्च आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप इजीली उनको एक्सप्लेन कर सके कि एग्जैक्टली आप। और ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमारे पास ऐसे बहुत बार लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, लेकिन उनको खुद भी क्लैरिटी नहीं होती कि इस पैसा को मिल जाने के बाद आप इसे यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो आपको सामने वाले को एक एक पैसे का हिसाब देना होता है कि अगर सर आप मुझे, मान लीजिए टेक एन एग्जांपल, मैं अगर आपको 1000 रुपए भी दे रही हूँ ना, अगर 1000 करोड़ तो एक बहुत बड़ी बात है, अगर मैं 1000 रुपए भी दे रही हूँ तो आप मुझे बताओगे कि मैम इस 1000 रुपए में से 100 रुपए लैंड को गए हैं, 100 रुपए ट्रेनर को गए हैं, 100 रुपए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को गए हैं, आप उस पैसे का करने वाले क्या हैं, किस तरीके से आप उसको रहे। ऐसा तो नहीं कि आप पैसा लेके भाग जाओगे, ऑब्वियस उनको यही लगेगा कि आज वो पैसा दे दे, कल आप बिल्कुल गायब। तो आपको आपकी प्रेजेंटेशन में इतना दम होना चाहिए, आपके फैक्ट्स में इतना दम होना चाहिए कि उनको आप उन्हें कन्विंस कर सके, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे इंक्यूबेटर्स होते हैं, एक्सीलेटर्स होते हैं। देखिए जैसे एमएस हमारा आईआईटी भी एक इंक्यूबेटर है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपको हेल्प किया जाता है, आपको असिस्ट किया जाता है टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपको गाइडिंग किया जाता है, आपको यहाँ पे रिसोर्सेज दिए जाते हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, अगर आपको फंडिंग चाहिए। और एक्सीलेटर भी इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक्सीलेटर और इंक्यूबेटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस ये होता है कि जो एक्सीलेटर्स होते हैं वो यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे वो इक्विटी भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बदले में वो आपसे भी चार्ज कर रहे होते हैं, आपका एक स्टेक ले लेते हैं ना बेसिकली। अगर आपको इक्विटी आपकी वो ले रहे हैं, तो ये टू वे होता है कि आपको फंडिंग देंगे भी और आपसे बदले में इक्विटी लेंगे भी, और ये थोड़ा प्रॉफिट बिजनेस डिजाइन होता है। जबकि अगर इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा नॉन प्रॉफिट होता है, और बेसिकली ये एकेडमिक पर्पज से या गवर्नमेंट या लोकल इकोसिस्टम डेवलपमेंट ग्रुप इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सो ये आपके इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो अदर योर फॉर्म्स जहां से आपको फंडिंग मिल सकती है। अब हमने ये बात कर लिया कि ये तो हो गई हमारी प्राइवेट फंडिंग, जहां पर मैं खुद जाके लोगों से अप्रोच कर रही हूँ, या मैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या अलग तरीके से, ठीक है। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट? सो गवर्नमेंट भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और इनफैक्ट अगर हम देखें अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इनका तो मोटिव ही है, इन्होंने हमेशा मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो ये तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बने और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हो, हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, वो चीजें हमारे ही देश में बनने लगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, बहुत सारी लोन स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की होती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगी, देखिए बहुत गवर्नमेंट अपने पार्ट पे बहुत चीजें करती हैं, लेकिन हम लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं होता है, और हम लोग ना सिर्फ फेसबुक और क्या कहते हैं ट्विटर पे अपना टाइम स्क्रॉल करते हुए निकाल देते हैं। अगर आप कोशिश करें ना, अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता चलेगा। अब देखिए जैसे ये जो स्कीम्स है, ये फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। जैसे अनुपमा स्कीम है, इसमें आपको 50,000 रुपए तक का मिलता है, 3 साल तक में आपको रीपे करना होता है। अगर आप कोई फूड बेस्ड स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई ऐसी लेडी है जो मतलब जिनके पास बिल्कुल पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है और बहुत परेशानी में है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि ठीक है आप एक काम करो, आप एक छोटा सा खाने का, अगर कोई ढाबा है, कोई टिफिन सर्विस है, कोई ऐसी चीज अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो अगर आप उनको गाइड कर सकते हो, एटलीस्ट देखो ये आप उनकी हेल्प कर दोगे, ठीक है, और ये इजिली आपको मिल जाती है। इसके अलावा स्त्री शक्ति पैकेज है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का आपको मिलता है, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मतलब इसी एरिया में आपको अपना स्टार्टअप करना, आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा आपका भारतीय महिला बैंक है, जिसमें आपको बिजनेस लोन मिलता है।
आप सोच के देखिए, यहाँ पे आपको 2 करोड़ रुपए तक का बिजनेस लोन मिल रहा है। देना शक्ति स्कीम्स है, वहां पे आपको 20 लाख रुपए तक का मिलता है। देना शक्ति स्कीम जो है गवर्नमेंट की, वो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल स्टोर, स्मॉल इंटरप्राइजेस, इन सबको दे दिया जाता है। ये जो स्कीम्स हैं ये लेडीज के लिए हैं, राइट। इसके अलावा मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन है, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा महिला उद्यम निधि स्कीम्स हैं, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का होता है, जिसकी रिपेमेंट जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है। तो ये वाली जो हमने स्कीम्स के बारे में बात किया, ये फीमेल्स के लिए है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे आपकी है समृद्ध स्कीम है, ये आईटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। वहां पे आपको 40 लाख स्टार्टअप्स को दे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक्सीलेटर्स के थ्रू इनको ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। देखिए, डेयरी प्रोसेसिंग मतलब अगर आप कुछ भी मिल्क यूनियन बनाना चाहते हो, मिल्क स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्टेट डायरी फेडरेशंस हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, सो दे ऑल आर एलिजिबल कि आप बोरो कर सकते हैं। एंड द लोन कंपोनेंट वुड बी 80% मैक्सिमम रेट एंड द एंड बोरो कंट्रीब्यूशन टू 20% मिनिमम रेट, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें 80% तक आपको लोन वहां पे मिल जाएगा, 20% आपको वो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो होता है वो 10 साल तक आपको रिपेमेंट करनी होती है, और 6.5% आपको मतलब एक रीजनेबल रेट पे। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट आपको लोन्स दे रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देंगी, ऑब्वियस है आपको इसमें इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और हर स्कीम का अपना एक क्राइटेरिया होता है जो स्पेसिफिकली मान लीजिए उसी पर्पस के लिए है। तो जैसे यहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग अगर आपकी है तो मतलब मिल्क डेयरीज के लिए ही आपको ये दिया जा रहा है। इसके अलावा आपका है रूफ टॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम का, है ना। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने एक टारगेट रख रखा है कि उनको नेक्स्ट 5 इयर्स में मोर देन 40,000 सेटअप्स लगाने हैं, ठीक है। और वो आपको कहाँ पे मतलब चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हो, हर जगह यहाँ पे इसको वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी सब्सिडीज दी जाएंगी, बहुत सारा आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा। बस आपको इनको जाके स्कीम्स को जाके गो थ्रू करना है, इनके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करना है, यू कैन अप्लाई। इसके अलावा आपके वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम्स हैं। इसमें आपको बेसिकली फ्रेंड्स आपको लोन असिस्टेंट इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको ये किसको दिया जा रहा है, ये फार्मर्स को दिया जा रहा है, या आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स ग्रुप है वो है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, एग्रीप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर में रिलेट करते हैं वो। इनफैक्ट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंडिविजुअल, तो मैंने आपको बोलता है ना, अनएसोसिएटेड एसोसिएशंस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। सो अगर आप एक एग्रीकल्चर अपनी एजुकेशन ले रखी है, आप ग्रेजुएट हो, तो आप भी जाके इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई बिजनेस आप करते हैं तो। इसके अलावा एक फ्रेंड्स आपका है स्टैंड अप इंडिया। सो ये SDBI जो बैंक है आपका, SIDBI बैंक है, उसके थ्रू, उनके पोर्टल के थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। ये बेसिकली SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो इसमें आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बट देयर इज अ कंडीशन कि जो लोन दिया जाएगा वो या तो उनमें से जो एटलीस्ट जो एक पर्सन है वो SC या ST या फिर विमेन होनी चाहिए, ठीक है। विमेन का होना बहुत जरूरी है। पर बैंक पर ब्रांच है, ये सोचिए। तो ये जितनी भी SDBI की ब्रांचेस है, हर ब्रांच को ये रिम्बर्स करना ही करना है। तो यानी कि आप अगर अप्रोच करके देखेंगे तो आपको यानी मिल जाएगा, क्योंकि उनका खुद का टारगेट है। और इसमें जो अमाउंट है वो आपका 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। इसके अलावा हम चलिए, अभी आपको मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि अगर आप प्राइवेट फंडिंग करते हैं तो आपको कहाँ जाना है, अगर आप गवर्नमेंट फंडिंग के लिए जाएंगे तो आपको कहाँ जाना है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैं क्विक रिकैप करती हूँ, आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। तो ये जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, ये ब्रिटिश काउंसिल की ने एक रिसर्च की है, और ये उस रिसर्च के बेस पे। इनफैक्ट अगर ब्रिटिश काउंसिल की आप अगर साइट पे जाके देखेंगे तो भी आपको ये रिसर्च मिल जाएंगी। तो आप इन रिसर्च को आप देखिए कि अगर हम बात करें इंडिया के कंसर्न में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बाहर की कंट्रीज के ऊपर भी रिसर्च किए थे, तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें टॉप, मिडिल और लोअर, जो हमारी सेक्टर वाइज अगर हम समझना चाहें कि मैम आप बताओ कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारी सोशल इंटरप्राइजेस हैं, तो स्किल डेवलपमेंट में हमारी कंट्री के मोर देन 53% है।
एजुकेशन में हमारे सोशल एंटरप्राइजेस जो इन्वॉल्व हैं वो 30% है, नॉन फार्म लाइवहुड के अंदर 17% है, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर 16% है, टूरिज्म जो सबसे कम है जो है टूरिज्म और जस्टिस रिहैबिलिटेशन एंड ह्यूमन राइट्स 3% एंड 4%। फ्रेंड्स यहाँ पे ये फैक्ट्स आपको मतलब देखते हैं। अब आप यहाँ से स्कोप देख सकते हो। देखिए अगर जस्टिस और रिहैबिलिटेशन एंड ह्यूमन राइट्स है, आप इसमें अगर चाहें तो आप इसमें काम कर सकते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको उतना एक्सप्लोर किया ही नहीं गया और जबकि इसकी जरूरत है। अगर आप अपने आसपास देखते होंगे तो कितनी सारी लेडीज होंगी जो परेशान होंगी, जिन्हें मान लीजिए अलग अलग तरीके से, और वो बेचारी शी कांट टेक अ स्टैंड जस्ट बिकॉज क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आप उनके लिए हेल्प कर सकते हो, या अगर मान लीजिए वो सिचुएशन में से निकल सकती हैं जस्ट अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले अर्न करने के लिए, है ना, या फिर उनके जस्टिस के लिए अगर कोई लड़ सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उनके ह्यूमन राइट्स के लिए आपको लड़ सकते हैं, तो आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये इन फिगर्स को आप, ये जो मैंने आपको परसेंटेजेस दिखाई है, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो अभी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं लीगल स्टेटस के बारे में कि हमारे अगर कंट्री को एज अ होल हम देखें कि कितनी सोशल एंटरप्राइजेस मतलब किस फॉर्म में रजिस्टर्ड है। तो अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में बात करें, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, 58% सोशल एंटरप्राइजेस जो बनी हुई है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में बनी हुई है। 23% जो कंपनीज बनी हुई है, 23% सोशल एंटरप्राइजेस जो बनी हुई है वो सोशल या तो वो एनजीओ के रूप में या सोसाइटी के रूप में वर्क कर रही है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ 6% में काम करती हैं, पार्टनरशिप 5% है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कम है। अगर आप मोस्टली देखेंगे तो पब्लिक कंपनीज कम है, 4% है, सेक्शन 8 कंपनीज में 3% है, और एलएलपी जो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज ओनली 1%, तो इनका स्टेक कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप मेरे को बोलो कि मैम सोशल एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव, जो अगर हम ये देखना चाहें कि इतनी सारी जो बनी हुई ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, सोशल एंटरप्राइजेस बनी है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी कंट्री में, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव को वो कौन से लेती हैं। तो जो हमारी ओवरऑल जो है सोशल एंटरप्राइजेस वो अचीव 62% जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं वो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में काम करती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, इंप्रूविंग हेल्थ एंड वेल बींग्स के ऊपर काम कर रही है, एड्रेसिंग सोशल एक्सक्लूजन के ऊपर आपकी 40% है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट 40% है, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी 36% है, एम्पावरिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन 33% है, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी 32% है, एड्रेसिंग फाइनेंशियल एक्सक्लूजन 31% है, supporting other social enterprises and organization 20% है, supporting vulnerable children and younger persons 15% है, and providing affordable housing only 9%। तो ये परसेंटेज है कि ये जो हमारी सोशल एंटरप्राइजेस ऑलरेडी इंडिया में वर्क कर रही है, ये वो है जो इतनी परसेंटेज पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं ना ये सैनिटाइजेशन के बारे में, या फिर आप बात करते हैं कि मतलब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, तो इसमें अभी मुझे आपसे बात करते करते मुझे अचानक से एक और किस्सा याद आ गया कि देखिए अगर आप सबने पैडमैन देखी होगी, तो हमारी कंट्री में देखिए उन्होंने ये जो मूवी बनी थी और ये रियल लाइफ बेस पे है, तो इसमें बताया गया कि आज भी लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है विमेन सैनिटरीज के बारे में, तो वो उसको इनोवेट मतलब वो करते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और इसके लिए उनको बाहर अवार्ड भी मिलता है, इसके लिए उनको प्राइजिंग भी दी जाती है, और उस प्राइज मनी से वो फिर यहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप देखो, लेकिन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज भी वो आप लोगों के पास ही है और उन्हें आप कर सकते हैं। अगर आपको आज तक ये लगता था कि मैम फंडिंग सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट था, तो अब हमने आज इतना ज्यादा इन डिटेल जो फंडिंग के बारे में बात की है फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको कहाँ कहाँ फंडिंग करनी है। आप बिना रजिस्टर भी फंडिंग कर सकते हो, जैसे हमने बात किया क्राउड फंडिंग के बारे में बात किया, एंजल फंडिंग के बारे में बात किया, ये सारी एक स्टेजेस हैं। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्टेजेस पार करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट, अब आपने इनिशियली आपने क्राउड फंडिंग से स्टार्ट किया, उसके थोड़ा पैसा आपने लगाया, थोड़ा आपने सामने वाले से लिया, उसके बाद आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया, तो फिर आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास गए, फिर एंजल इन्वेस्टर्स से आपने पैसा ले लिया, अब आपका अच्छा बड़ा हो गया है तो आप फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा रहे हो, फिर उनसे आप पैसा ले रहे हो, फिर आपका ऐसे ही एक्सपेंशन करते जा रहे हो। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी ग्रोथ है, बस इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे एक्सप्लोर करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप में से कुछ
ऐसे इंटरप्रेन्योर्स निकल कर आए जो सोशल एंटरप्राइजेस को फॉर्म करें और हमारे साथ साथ मतलब सोसाइटी को हेल्प करे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा और मैं ये होप करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये आज का सेशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल और नॉलेजेबल रहा होगा। आपने हर एक एस्पेक्ट को काफी अच्छे से कवर किया, हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से समझाया है। तो वहीं कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं व्यूअर्स के, जो जिनका मैम मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस का जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट सम गुड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। फ्रेंड्स, क्राउड फंडिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम गूगल पे भी आप वैसे भी सर्च करोगे तो भी आपको आसानी से मिलेंगे। जैसे मेशो टाउन है, आपका कीटो है, कीटो बहुत फेमस है, कीटो की वीडियोस आपको वैसे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिलती रहती है। इसके बाद किक स्टार्टर्स हैं, किक स्टार्टर्स पे आपको आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट यू नीड टू बी स्क्रॉल ऑन द योर गूगल अकाउंट, आप उस पर करिए, आपको बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे और वो आपको यहाँ पे क्राउड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्राउड फंडिंग में भी जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फॉर्म है, क्योंकि अभी तक हम क्राउड फंडिंग को शायद बहुत सारे लोग ये समझते थे कि सिर्फ एक वीडियो बना देने से ही क्राउड फंडिंग मिल जाती है। तो सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं, देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म कि अगर आप इक्विटी पार्टिसिपेशन करके भी आप उन्हें कर सकते हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, आप अगर अपनी भी एक पिच बना के या तो आप खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पे भी डाल दीजिए, ठीक है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो अगर आप उनसे अप्रोच करके आप वहां पे आप उनसे आप वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पे जो बाकी ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को डाल दीजिए। तो उसके थ्रू वहां पे आप अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स डाल दीजिए कि बेसिकली आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये आपका स्टार्टअप प्लान है, इतनी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से आपको पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन और आया है, प्लीज सजेस्ट द बेस्ट लीगल स्ट्रक्चर फॉर सोशल एंटरप्राइज। फ्रेंड, लीगल स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए देयर आर डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर फॉर्म। जैसे आपके एनजीओज हैं, एनजीओ में अगर आप जा रहे हैं तो आपको 80G और 12A की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली आपको जो फंडिंग मिलेगी वो आपको सोसाइटी के जो जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं उस पर्पस में ही आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे सेक्शन 8 कंपनीज है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसे से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो आप इन फॉर्म्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर एज अ इंडिविजुअल भी आपको करना है कि यार मैं बहुत ज्यादा नहीं, अभी मैं इसको इंडिविजुअली स्टार्ट करके देखना चाहता हूँ कि ये कैसे रन करेगा, तो आप फिर अनरजिस्टर्ड फॉर्म में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जैसे अभी हमने लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट में जब हमने देखा कि कितनी परसेंटेज हमारी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड का पार्टिसिपेशन कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, लेकिन हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, सोसाइटी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इन सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अपने अपने फायदे और नुकसान है, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। आपको अपना देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपके पास कितने फंड्स की वो है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरे पास अभी मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो मुझे पता है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तो आपने क्या किया, अभी आपने किसी फॉर्म में नहीं लिया, आपने उसको क्राउड फंडिंग के थ्रू पे ले लिया। या फिर जैसे ट्रस्ट है, अगर आपको लगता है कि क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो थोड़ा उतना एक्सपेंसिव नहीं होता रजिस्टर्ड करना, तो आप आसानी से उसको रजिस्टर करा सकते हैं, तो आपने ट्रस्ट के फॉर्म में ले लिया या सोसाइटी के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं मैम मैं तो एक ऐसा ही बिजनेस मॉडल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं आज बनाऊं और आगे चल के उसका एक्सपेंशन होता चला जाए और मैं उससे प्रॉफिट भी अर्न करता चलाऊं, तो फिर आप उसे कंपनी के फॉर्म में लेके जाइए। आप अपने मॉडल को देखिए, आपका जो मॉडल है वो कितना लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाला है, कितने टाइम के लिए आप उसे कर रहे हो, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी लीगल फॉर्म को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। मैम एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पुट किया है, हाउ मेनी सोशल एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। फ्रेंड्स, वैसे तो इसको काउंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जैसे कि मैंने अभी आपसे बात किया था, ये जो ब्रिटिश काउंसिल की जो रिसर्च आई है उस रिसर्च के बेस पर मोर देन 2 मिलियन सोशल एंटरप्राइजेस आर ऑपरेटिंग इन इंडिया राइट नाउ। ओके मैम, एक व्यूअर ये जानना चाहते हैं, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू गेट द फंड।
फ्रेंड्स, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी लीगल फर्म के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर मैं ऐसा इंडिविजुअल आज जाती हूँ कि मुझे कुछ मेरे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, किसी की हेल्प करने के लिए है, तो वहां पे मुझे किसी चीज में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी हूँ या मैं मान लीजिए मैं एनजीओ हूँ, सोसाइटी, तो मेरे पास एटलीस्ट 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है मुझे फंडिंग देंगी। जैसे हमने बात किया था सीएसआर के बारे में बात किया, तो जो सीएसआर होता है वो सेक्शन 8 कंपनीज को या एनजीओ को, सोसाइटीज को दिया जाता है, लेकिन उनके पास एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक तो वहां पे आपका एरिया वो लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि शेड्यूल 7 में जो थर्मेटिक एरियाज डिफाइन किए हुए हैं, आपको वही वाले एरियाज चूज करने रहते हैं। और इसके साथ साथ आपको वो जो फंडिंग मिलती है उसमें आपको यूटिलाइज करना है, वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं बेसिकली आपकी। तो ये वो वाली फंडिंग के लिए आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी अगर आप हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट इन अ वे आपको देखिए आपके जो अकाउंट्स है वो ऑडिटेड होने चाहिए, आपको टाइमली आईटीआर फाइल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट्स है, मान लीजिए अगर आपके पास एनजीओ है या फिर आपके ये सोसाइटीज हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हैं, तो आपने अगर 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अभी जैसे रिन्यूअल होते हैं ये, तो इनको रिन्यू आपको कराना है। प्लस आपका एमसीए का भी CSR 1 का एक फॉर्म आ चुका है, तो आपको वो करना है। तो आपको लॉ से भी अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मुझे फॉरेन से पैसा मिल सकता है अपनी सोशल एंटरप्राइजेस के लिए, तो उसके लिए आपको फिर FCRA में रजिस्टर कराना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो जब आप जिस तरीके आपकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस तरीके आपका लीगल स्ट्रक्चर रहेगा, उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट आपकी वो वहां पे वेरी करेगी। मैम, कुछ व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ ग्रोथ इन द फ्यूचर फॉर सोशल एंटरप्राइज। फ्रेंड्स, सोशल एंटरप्राइजेस का जो ग्रोथ है की अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है। देखिए जैसे अभी हमने बात किया था ना कि अभी जब ये एक तो एंटरप्रेन्योरशिप जिस हिसाब से हाइक लेता जा रहा है, और जितनी ज्यादा आजकल हम लोग को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लोग रिलेट कर पाते हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया का अकाउंट है, आप बंदा सुबह कुछ करे ना करे, सुबह उठते बेड पे सबसे पहले अपना फोन खोल के अपना फेसबुक खोलने लग जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने वहां पे कोई ऐसी चीज डाल रखी है और आपका बिजनेस अगर क्लिक कर जाता है, किसी के पर्सन को, किसी को रिलेट कर पाते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आज के टाइम पे आप देखिए, जब ये कोविड का टाइम आया तो लोगों ने कितना ज्यादा एक दूसरे को हेल्प किया। उस टाइम पे तो उन्होंने नहीं सोचा ना कि मेरे पास कितना है और मुझे आगे के लिए खुद का कितना बचा के रखना है। जिस पर्सन से जितना बना उन्होंने कोशिश किया। तो इसी तरीके से अगर हम सोशल एंटरप्राइजेस के बारे में सोचे, क्योंकि आज आप देखो कितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज ले ऑफ हुई है, कितने सारे लोगों का बिजनेस चला गया, मतलब जॉब्स चली गई हैं। तो अभी हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। सोशल एंटरप्राइजेस आपको बनानी है, लेकिन आपको अपना आइडिया इस तरीके से बनाना है जिससे आप जो अभी करंट सिचुएशन है, जो करंट प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस कर सके। उनको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किस तरह से, उस तरह के इनोवेटिव आइडियाज आपको सोचने हैं। मान लीजिए अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है, तो आप उस टाइम खाने के बारे में सोच सकते हैं कि एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस उनको आपको कर सकते हैं। या बहुत सारी जो एक्सपर्टाइज लोग थे, उनकी जॉब चली गई है, तो फिर आप सोचिए कि उनको आप किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपको उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो यहाँ पे ग्रोथ है बहुत सारी। और मैंने अभी आपको दिखाया ना, जो परसेंटेज दिखाई, जैसे आपको जस्टिस के बारे में दिखाया है या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में दिखाया है, तो यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में, और आप इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को इसकी ग्रोथ के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता चल गया होगा। अब मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट सम गुड आइडियाज फॉर सोशल एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, जैसे हमने अपने ड्यूरिंग द होल सेशन हमने कोशिश किया कि मैं आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स पुट कर सकूं, आप इनसे भी मिलते जुलते कुछ आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं। देखिए जैसे हमने एग्जांपल देखा था, हमने केस स्टडी देखा था कि उन्होंने यूज क्लोथ्स को, अंशु गुप्ता जी के लिए देखा था कि उन्होंने कैसे यूज क्लोथ्स को अर्बन एरिया से लेकर उनको रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसी तरीके से आप देखिए, आप अगर आपके पास यूज्ड बुक्स होती हैं, आपके बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं अर्बन एरियाज में, और वो लोग बुक्स को छोड़ देते हैं। अब आप क्या करते हो उनको, अरे भाई दिवाली की सफाई करनी है, निकालो इन किताबों को। आप कभी सोचिए कि अगर वो किताबें किसी जरूरतमंद बच्चे को मिल जाए, अगर वो उनको पढ़ें, तो उनको प्रॉपर जगह जानी जरूरी है। वो ऐसा ना होकर क्या हो रहा है, वो किताबें कहाँ चली जाती हैं कि वो कबाड़ी में चली जाती है। कबाड़ी उनका क्या करता है, वो उसको रिसाइकलिंग बिन में डाल देता है, राइट। तो एक हमें थॉट लगाने की जरूरत है।
या फिर अगर खाना आप सोच के देखिए, खाना कितना वेस्ट हो जाता है, हर किसी के घर में वेस्ट हो जाता है, या फिर शादी पार्टीज होती है, फंक्शंस होते हैं, तो वहां पे कोई इतना थॉट नहीं लगाता है। ऑब्वियस है कि कुछ मॉडल्स हैं ऐसे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बारे में बात करें तो उनके पास शायद नंबर ही नहीं होता कि यार किसको फोन करके बुलाना है, उस टाइम पे कोई इतना थॉट नहीं लगाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से ये अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि सर आप प्लीज, आपका यहाँ पे फंक्शन है और अगर आपको जो भी खाना बचता है आप प्लीज उनको हमें दीजिए, हम उनको जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो सोचिए वो कितना यूजफुल हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे, जो भी मैंने कहा ना कि सोशल प्रॉब्लम्स आपको अपने आसपास ही देखनी है और उसका सोल्यूशन भी आपके आसपास है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक गैप है, उस गैप को फिल करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जो थॉट लगानी है, जो इनोवेशन लगाना है, वो इस गैप को फुलफिल करने में लगाना है कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस यहाँ पे है और इसको कैसे फुलफिल करना है। तो ये जो आइडियाज हैं वो बेसिकली फ्रेंड्स आपको अपने आसपास ही मिलेंगे। वो प्रॉब्लम्स के, अगर मान लीजिए आपके आसपास जो है बहुत सारे बच्चे हैं जो लेबर वर्क कर रहे हैं या उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो आप कुछ ऐसा इनोवेटिव कीजिए। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सेटअप बना लिया है जहां पे आप जो अर्बन एरिया में जो वॉलंटरीली करना चाहते हैं आप उनको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके उन्हें दिखा रहे हैं, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा है, जिन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल रही है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो आप वहां पे हेल्प कर रहे हैं, आप रूरल एरिया में जा जाके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके खुद के रिस्ट्रेंट हो सकते हैं, आप बोलोगे कि मैम मैं कितना पढ़ा लूंगा, कितने बच्चों को कवर कर, लेकिन आप एक स्क्रीन लगा के, अब मान लीजिए हम इस टाइम पे भी एक स्क्रीन लगा के हम कितने सारे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये वीडियो को जब हम YouTube पे डाल देते हैं तो कितने सारे लोग बाद में भी इसको सुनने के बाद उनको बेनिफिट मिलता है। तो सेम मैनर में आप भी ऐसा ही कुछ सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ एक सोच की जरूरत है, एक सोच ही हमारे देश की उन्नति में हमारा योगदान दे सकती है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे व्यूअर ने पुट किया है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और ऑन बिजनेस एंटरप्राइजेस? फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब मैंने थोड़ा सा अभी आपको टच किया था कि जैसे आपने देखा होगा कि मोर देन 2 करोड़ अगर मैं बोलूं तो वो भी ज्यादा नहीं है जिन लोगों की जॉब्स अफेक्ट हुई है। लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत ज्यादा ले ऑफ हुआ है इन 2 सालों में। ठीक है, तो कोविड की वजह से जो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, देखिए उनके पास एक्सपर्टाइज तो है ना, उन्होंने इतने साल काम किया है, इतना ज्यादा नॉलेज है, जस्ट बिकॉज कि आज मार्केट की सिचुएशंस खराब है, तो आज अगर वो कोशिश किया जाए कि अगर हम ऐसे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें उनके लिए, या वो खुद, देखिए मैं हमेशा एक चीज मानती हूँ, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैं हमेशा मानती हूँ कि कहते हैं ना, आपने हमेशा दशरथ माझी वाली मूवी देखी हो, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक इंसान में वो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था। तो पहाड़ तोड़ने से मुश्किल तो नहीं होता है ना कोई भी काम। तो हमेशा ये नहीं कि हम भगवान के भरोसे बैठे रहे, हम ऑब्वियसली हम भगवान के भरोसे नहीं, हम तो कहते हैं सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमें किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, हमें खुद के लिए कुछ करने के बारे में सोचने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहले से होता था लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, उनके पास इतना टेक्नोलॉजी वो नहीं था। आजकल आप अपने फोन से सारी चीजें कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज बनाइए, आप चीजें रिलेट कीजिए, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। इतना ज्यादा आप ये देखो, आप घर से पहले देखिए कितना ज्यादा कूड़ा होता था, आपको याद है ना, सड़कों पे कितना ज्यादा कोई कहीं कुछ पड़ा हुआ है। अब जब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सोचा गया और उसको किया गया, आज हमें लगता है कि जैसे कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। कितना आजकल कितनी सफाई आपको आसपास दिखाई देती है, वरना कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये भी तो किसी का थॉट ही था ना, तो उन्होंने थॉट से इसको चेंज किया। इसी तरीके से आप वेस्ट मैनेजमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप दिल्ली कभी आए तो दिल्ली में वेस्ट ऑफ वंडर करके एक जगह बनाई गई है, यहाँ पे 7 ऑफ वंडर्स को बनाया गया वेस्ट मटेरियल को यूज करके, राइट। तो आप रिसाइकलिंग बिन्स की चीजों को करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। मतलब आप अभी जैसे मैंने आपको बताया, बुक्स के बारे में बताया, यूज्ड बुक्स के बारे में बताया, यूज्ड क्लोथ्स के बारे में बताया, तो आप इन चीजों को कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियस है कि कोविड की वजह से हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो, या फिर हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए लोगों में, ठीक है, उससे आप कैंपेनिंग करिए। अगर किसी को फंड्स की जरूरत है तो वो मदद कीजिए।
आप ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां पे बाकी लोगों को, देखिए दो तरीके हैं, या तो मैं कोई सर्विस दे रही हूँ या फिर मैं जिनको चाहिए उनके लिए मैं प्लेटफॉर्म बना रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया मीशो बताया, मैंने आपको कीटो बताया, आप भी ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए जहां पे लोग आके स्क्रॉल करें या वो देखें और आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, जस्ट अब देखने का नजरिया हमें बदलने की जरूरत है। अगर हम अपना नजरिए को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देने लगेंगी। थैंक यू सो मच मैम, आज के सेशन के लिए जिस तरह से आपने हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से समझाया है। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, उनकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अब मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पुट करना है या फिर कोई भी क्वेरी है तो वो डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हम पूरा साथ निभाते हैं। समाधान लेके आ रहा है बिजनेस पाठशाला, जो कि रोज लगेगी मंडे टू फ्राइडे हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस पाठशाला पे। आप ज्वाइन करिए, और अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं या आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं और पाएंगे जवाब हमारे एक्सपर्ट द्वारा। तो ज्वाइन करिए आज ही बिजनेस पाठशाला।